और जो वायर आ रही है, ध्यान देना, ये तो लूप है, ठीक है ना। वायर देखिए कैसे आ रही है, तो वायर ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे आई वायर, यहां से आया करंट, ठीक है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है इंफिनिटी से होता हुआ ऐसे, ठीक है। ये एंगल 45 दे रखा है, देखिए। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, और बिल्कुल यहाँ पे, यहीं पे एग्जैक्टली जो वायर है वो नीचे की तरफ चली जाती है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा तीन चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। ए बी, तो ये लूप हो गई, ठीक है, और ये हो गई सी डी। हम एक एक की वजह से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सेंटर पे पूछिए, ए बी की वजह से बताएंगे, पहले ए बी की वजह से बताइए क्या होगा। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा जो ए बी वायर है वो एक ही तरफ है, देखिए ये हो जाएगा उसके लिए फाइव वन, और फाइव टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट 90, ठीक है। तो ए बी वायर के लिए फाइव वन है 45, फाइव टू है 90। फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो कि है ये ध्यान देना है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये है √2 मीटर, ठीक है। ये 45 डिग्री है, ये है आर, तो किससे निकल जाएगा, कॉस से निकल जाएगा। कॉस 45 क्या हो गया, R/√2। कॉस 45 1/√2 होता है, तो आर कितना आ गया यहाँ पे, 1 मीटर, ठीक है। तो आर डाल देंगे अभी यहाँ पे, साइन 90 माइनस साइन 40। तो ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई 10⁻⁻⁷, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा था, 1, रेडियस कितना है 1, साइन 90 दैट इज 1, साइन 45 1/√2। यस, इतना आ गई, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, ओ पे किस डायरेक्शन में होगा, बताएगा कोई। कौन बताएगा डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। बाहर। बाहर की तो बहुत बढ़िया, ठीक है, बाहर। पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो पॉजिटिव जेड जेड एक्सिस यानी कि के क्या, ठीक है। चलिए, अब लूप के बारे में देखेंगे। अच्छा, कौन बता देगा लूप की वजह से, मैंने आपको बताया था जब लूप में करंट एंटर होता है और दो जगह डिवाइड होता है ऐसे, तो सेंटर पे कितनी आती है मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ लूप की वजह से बताओ। बताया था ना, एक क्वेश्चन ऐसा कराया था। चलिए छोड़िए। जीरो आएगी ना सर? हाँ, जीरो आएगा, डेफिनेटली जीरो आएगा। मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया था, देखो ऐसे बताया था आपको। एक लूप होती है ऐसे, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर ऐसे निकल रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसकी वजह से, और इस अपर लूप और लोअर लूप दोनों की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप करोगे सेंटर पे कितनी आएगी, जीरो आती है, ठीक है। आप करके देख लेना, जीरो ही आती है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, ठीक है। आप करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, नीचे वाला निकालना पड़ेगा, फिर करंट निकालना पड़ेगा। जीरो आएगा, ऑब्वियस सी बात है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एट द सेंटर कितना आ जाएगा, जीरो। अब CD की बात करते हैं, CD के लिए देखिए ये एंगल है 45, और ये एंगल है फिर से
90। ये पूरा एंगल जो है बड़े वाला, ये एंगल हो जाएगा 90। ठीक है। और इसका आर कैसे निकालेंगे? आर तो ये डाला परपेंडिकुलर, ये आपका आर हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी वन ही आएगा, अगर आप ढंग से देखोगे तो वन ही आएगा। ठीक है ना, कॉस से आप निकाल सकते हो, वन ही आएगा ये। तो सीडी की वजह से भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उतनी ही आ रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख देता हूँ। सीडी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 45 आया ना। देखिए कैसे आया, मैं बता देता हूँ। ये अगर आप ढंग से देखोगे तो ये वहीं तक जा रहा है ना, देखो यहाँ तक जा रहा है। देखिए ये, देखिए ना, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये एंगल 45 है, तो ये भी तो 45 ही होगा, और ये 45 है तो ये 45 होगा। ठीक है। चलिए, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 माइनस साइन 45, फिर से वही आया, 10⁻⁻⁷। ठीक है, 1/1। बताएगा कोई? क्या सर? डायरेक्शन, डायरेक्शन सीडी की वजह से डायरेक्शन, सीडी की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, बताओ जल्दी किसमें डायरेक्शन में? अंदर। अंदर की तरफ, माइनस के तरफ। चलिए, तो आंसर कितना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आई? 0। ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगी, ए बी और सी डी की वजह से, और लूप की वजह से तो वैसे 0 है, तो आंसर कितना आ गया? ठीक है, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में एक्चुअल में। चलिए नेक्स्ट, 24, 25 भी है। चलिए 25 देखिए, 26 कराता हूँ, 25 वही है एक्चुअली। ठीक है ना, ढंग से देखिएगा और इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, क्योंकि ये जनरल एक्सप्रेशन है जो मैं करा रहा हूँ, इसमें अगर मैं डाटा चेंज करते जाऊँ तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और जेईई मेंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ढंग से देखिए। अब देखिए क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ये कॉइल है having n turns is bounded tightly in the form of spiral। अब ऐसे सोचो कि आपने जो है स्पाइरल देखा है ना, स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल ऐसे होता है, देखिए ऐसे, ऐसे। ठीक है, एक कॉइल है जिसमें इसको स्पाइरल शेप दे रखा है। ठीक है, इसका इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस है बी, और इस इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच में कितनी टर्न दे रखी है? एन टर्न्स दे रखी है। करंट फ्लो कर रहा है आई, तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताओ। ठीक है, चलिए अब मैं ना आपको ध्यान से समझा रहा हूँ कि इसको करना कैसे, तो ढंग से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसको, इस एक्सप्रेशन को आप बेटर ये याद ही रख लेना। ठीक है ना, करना कैसे वो तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर आप ढंग से देखते ना तो आपको पता चलता है कि अगर ये टर्न्स एक ही जगह पे होती तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आती ना, वो आती म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एन। ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। पारुल, पारुल, ओए पारुल, भाई यहाँ पे थोड़ी आवाज कम कर, क्लास ले रहा हूँ। अबे क्लास ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। यस, ये समझ में आया सभी को? मुझे बताओ।
अगर ये एक ही जगह पे टर्न होती सारी की सारी, जो एन टर्न्स है ना, ये सारी एक ही जगह पे होती, तो आंसर क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन। ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। लेकिन ये टर्न्स कैसे बिछी हुई हैं? ए और बी के बीच में जो गैप है, ये जो गैप होगा, ये कितने का होगा बताएगा कोई? बी माइनस ए का गैप है ये। तो बी माइनस ए में बिछी हुई है, एन बी माइनस ए गैप में एन टर्न्स दे रखी है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप टर्न्स के बारे में बात करोगे, जैसे मान लीजिए ये टर्न है, ये टर्न ली, अगर आप आप इसका जो है रेडियस ए मानते हो, तो अगले का ए से थोड़ा सा ज्यादा होगा, अगली टर्न का ए से ज्यादा रेडियस होगा, फिर अगली टर्न का उससे भी ज्यादा रेडियस होगा। तो क्या चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली? आर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप सेंटर से आउटर पेरिफेरी की तरफ जाओगे तो क्या चेंज होता जाएगा? रेडियस चेंज होता जाएगा। तो रेडियस चेंज होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक कंसेक्यूटिव टर्न्स की वजह से सेंटर पे क्या होती जाएगी? अलग अलग आती जाएगी। हाँ, ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि उन सबकी डायरेक्शन सेम रहो, लेकिन लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिफरेंट आता जाएगा। क्या चीज समझ में आई? सारी टर्न्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर आप ढंग से देखोगे तो सारी टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कोई? किस तरफ आ रही है सेंटर पे? करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बाहर कौन की साइड? तरफ। हाँ, तो नॉर्थ पोल है ना, अगर आप ढंग से देखोगे हर एक लूप की वजह से, हर एक टर्न की वजह से जो सेंटर पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो मेरे ख्याल से अंदर की तरफ जाएगी। देखिए, सॉरी, बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ पोल आ रहा है ना। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हो, क्या चेंज हो रहा है? हर एक लूप का रेडियस चेंज होता जा रहा है। हर एक लूप का रेडियस चेंज होता जाएगा, तो हर एक लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हर एक लूप की वजह से अलग अलग आएगा, लेकिन डायरेक्शन सबकी सेम है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं क्या करूं, हर एक लूप की वजह से निकालूं और उन्हें वेक्टोरियली ऐड कर दूं। आया समझ में मुझे क्या करना है? यस सर। तो बेसिकली मुझे क्या, किसका सहारा लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का। समझ में आया? हाँ सर। चलिए अब देखिए इंटीग्रेशन में कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। आर पे जाके डी आर विड्थ की, ध्यान से समझना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आर पे जाके डी आर विड्थ की क्या ली? एक लूप ली, ठीक है? आर पे जाके डी आर विड्थ की लूप ली, तो ध्यान देना, ये है वो लूप। कौन बताएगा कि इसका रेडियस कितना है इस लूप का? आर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, ये निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालें, देखना जरा, तरीका देखना कैसे कर रहा हूं। ध्यान से समझना, इसकी जो विड्थ है ना, वो है डी आर। समझना इस चीज को। मैंने एक चीज सोची, मैंने ये बोला कि जो ए माइनस बी विड्थ है, उसमें कितनी टर्न है? एन। आया समझ में? बी माइनस ए में ना सर। सॉरी, बी माइनस, नॉट ए माइनस। तो बी माइनस ए विड्थ में कितनी टर्न्स है? एन टर्न्स है। कौन बताएगा 1 मीटर विड्थ में कितनी टर्न्स होती है? एन अपॉन बी माइनस। इसको आप सोच लो, ये कुछ ऐसा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ है। मुझे कितनी विड्थ में निकालनी है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स? डी आर विड्थ में कितनी होंगी? तो डी आर विड्थ में कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्न्स इन डी आर विड्थ। तो आप क्या बोलोगे, कितना आंसर है? एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। तो
इतनी विड्थ में ये जो लूप लिया आर पे जाके dr विड्थ की जो लूप ली है, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, n अपॉन b माइनस a इंटू dr। ये चीज समझ में आ गई? यस। चलिए, अब इन लूप्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगी वो बता दो। इन लूप्स की वजह से, अब ये लूप जो है n माइनस बी माइनस ए इंटू डी आर, ये जो जितनी भी नंबर लूप है ये एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे है ना, आर दूरी पे ही है। तो छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे, वो ध्यान से समझना, म्यू नॉट, करंट कितना फ्लो कर रहा है हर किसी में, आई फ्लो कर रहा है, टू आर, रेडियस क्या है सबका, स्मॉल आर, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है डी आर विड्थ में, एन अपॉन बी माइनस ए डी आर। ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई इस डी आर लेंथ के अंदर जितनी भी लूप्स हैं उनकी वजह से आई। अब ऐसे ही आगे डी आर बनेगा, ध्यान देना, आगे डी आर बनेगा, यहाँ पे डी आर बनेगा, फिर आगे डी आर बनेगा, आगे डी आर बनेगा, सबकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, ठीक है? और सबकी मैग्नेटिक फील्ड फिर मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ध्यान देना, हमें एक चीज तो पता है कि सब सारे डीआर की विड्थ, जितने भी विड्थ मैं ले रहा हूं, जितने भी विड्थ लूंगा, अभी जैसे यहाँ लिया है डीआर, फिर आगे ले सकता हूँ डीआर, आगे भी एक लूप ले सकता हूँ, ये डीआर विड्थ बनेगी। इन सब की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे, वो एक ही डायरेक्शन में आने वाली है। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को इंटीग्रेट कर देता हूँ, सबको ऐड ही तो करना है, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो मैं क्या कर देता हूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो जो कॉमन है वो निकाल लो। म्यू नॉट आई कॉमन आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कॉमन है, कांस्टेंट दे रखी है, टू कॉमन है, बी माइनस ए कॉमन है, सिर्फ इंटीग्रेट क्या होगा, वन बाय आर। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। रिपीट करो सर। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, सबसे जो छोटी विड्थ की लूप बनेगी जो डी आर विड्थ की, वो बनेगी ए ए टू दूरी पे, बी। हाँ, और सबसे लास्ट वाली कहाँ बनेगी, बी पे बनेगी। तो आप ए से बी तक आप इसे इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई एन टू बी माइनस ए। वन बाई आर का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है, लॉग आर। पहले क्या डाल दिया, बी डाल दिया, फिर ए डाल दिया, दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यहाँ प्रॉपर्टी लग गई, बी बाय ए। बी बाय ए। बी बाय, ये आपका आंसर है, ठीक है? लॉग आई एन टू बी माइनस ए, सी आंसर, ठीक है? सी और डी ऑप्शन सेम दे रखे हैं क्या मैंने? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैं यहाँ ऑप्शन जो चेंज कर लूंगा, ठीक है? समझ में आया, आया कि नहीं? यस सर। अब इमेजिन करो इसमें अगर डाटा दिया जाता तो डाटा देके आप कर सकते हो, ठीक है? देखिए जरा, इससे क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो इसमें ए और बी दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखी है और आई भी दे रखा है, इसमें डाटा डाल के ना आप निकाल लेना, मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, ये चीज कर लोगे आप? ये है वही तो क्वेश्चन, अगर आप ढंग से देखोगे 25, यस सर। ठीक है? तो 25 भी हो गया, 26 भी हो गया, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इस ये आया हुआ है जेई मेंस में, ठीक है ना, ये आया हुआ है, फिर बता रहा हूँ, ये एक टाइम पे आया था आईआईटी जेई में, और एक बार जो है इन्होंने जेई मेंस में उठा के दे दिया था डायरेक्टली, ठीक है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। चलिए 26 देखिए, क्या बोल रहा है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर
आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2d मीटर अपार्ट। दो लॉन्ग पैरेलल वायर, आप ऐसे सोचो दो वायर हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2d दे रखा है। दे कैरी स्टेडी इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं है एक्चुअल में, ये ऐसे आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन मतलब बाहर आ रहा है। इक्वल करंट है आई आई, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये बताओ द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी जब मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा, ठीक है। ये हमसे पूछा है। अब कुछ चीजें ना आप ध्यान से समझो, आप खुद बता सकते हो, खुद कुछ चीजें बता दोगे। कौन मुझे बताएगा, अगर मैं इसके सेंटर से, ध्यान से समझना इस चीज को, इसके सेंटर से x दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, कौन बता देगा ए पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? पहले वाले वायर की वजह से बताएगा कोई? इनफाइनाइट वायर है। अरे भाई, कुछ नई चीज नहीं है, ये वही डायग्राम है। कौन मुझे बताएगा फर्स्ट वाले वायर की वजह से कितनी आएगी? आया समझ में? यस सर। और दूसरे वाले वायर की वजह से कितनी आएगी? जो डी पास वाला वायर माइनस है, एक्स। वी नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस एच। कौन ज्यादा है, पहले वाले वायर की वजह से कि दूसरी वाले वायर की वजह से? सेकंड दूसरे वायर। वाले। सेकंड वाले वायर की वजह से, क्योंकि पास है ना वो, ऑब्वियस सी बात है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस करके, ठीक है। समझ में आ गया? अरे आया क्या? यस सर। चलिए अब डायरेक्शन देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को माइनस करके मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, वो डायरेक्शन देख लेंगे। कौन बताएगा फर्स्ट वाले वायर की वजह से ए पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। लगा देता हूँ, देखो एक चीज बता देता हूँ मैं, ध्यान से समझना है। नीचे सर। नीचे, देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाना है। नीचे कैसे होगी, ये दिख रहा है, ये अंगूठा बाहर आ रहा है, उंगलियां कहाँ जा रही है? ये पे। ऊपर। हाँ ऊपर है ना, नीचे कहाँ है? बाहर आ रहा है ना करंट। आया समझ में? यस सर। तो बड़े वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई ऊपर की तरफ, ध्यान से समझना। और छोटे वाले की वजह से कहाँ आएगी? ऊपर ही आएगी। ऊपर ही आएंगी। तो दोनों को क्या कर देना चाहिए मुझे, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए या ऐड करना चाहिए? ऐड। ऐड करना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये ए पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। अब ढंग से समझना इस चीज को कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कौन मुझे बताएगा जब मैं एक्स इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा, मतलब दूर जाता जाऊंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बढ़ेगी? कोई बताएगा किस तरफ बढ़ेगी? मतलब मैं इधर जा रहा हूं ऐसे, इंफिनिटी पे खड़ा हूं मान लो, कौन बताएगा ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? अरे एक्स इंफिनिटी डाल दो, इसमें डालोगे एक्स इंफिनिटी कितना आएगा? अरे धीरे कंप्यूटर चलता है यार आप लोगों माइनस का। इंफिनिटी आएगा। माइनस इंफिनिटी कैसे आएगा भाई, किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? जीरो। जीरो। जीरो।
अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ना, यस सर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब एक्स जितना ज्यादा बड़ा होगा बी उतना ही कम होगा। अब एक्स सबसे ज्यादा बड़ा कितना हो सकता है, इन्फानाइट, और बी सब अगर इन्फानाइट रखोगे तो जीरो आएगा। तो ये जाएगा जब आप x टेंस टू इंफिनिटी डालते हो, जब x टेंस टू इंफिनिटी डालोगे तो ये जाएगा जीरो की तरफ और ये जाएगा जीरो की तरफ। तो बहुत ज्यादा दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी जीरो। ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग कहां से होगी, देखिए ग्राफ बता रहा हूँ। ग्राफ देखिए कैसे बनता है, ध्यान देना, यही ग्राफ बनाया जाएगा, एक ही जगह पे ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। ये जो ऑरेंज वाली लाइन शो कर रहा हूं यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप करोगे, ठीक है। और ये है आपका आर। तो इंफिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो। अच्छा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में कहाँ है, ऊपर की तरफ है कि नहीं। हाँ सर। तो देखिए कैसी बनेगी, देखिए देखिए देखिए, देखना जरा कैसे बनेगी। इंफिनिटी पे जीरो, जैसे जैसे पास आते जाओगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जा रही है। कैसा बन रहा है ये ग्राफ, ये हाइपरबोला बन रहा है। समझ में आ रहा है क्यों बन रहा है हाइपरबोला। इसका ग्राफ कैसा होता है, कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है कि नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद है। हाँ सर। ये वही तो है, अगर आप ढंग से देखोगे। जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ये कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। तो इंफिनिटी पे जीरो, जैसे जैसे आप पास आते जाओगे फर्स्ट सेकंड वाले वायर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे ही आप कहां पहुंचोगे, जैसे ही आपका एक्स डी हो जाएगा, ध्यान देना, आप यहां पहुंच गए, एक्स डी हो गया। अब अगर मैं इसमें, इसी इक्वेशन में एक्स डी डालता हूं तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस डी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2 डी। समझ में आए। यस अरे सर। जैसे फर्स्ट वाले वायर के पास पहुंच, सेकंड वाले वायर के पास पहुंचता हूं तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी कि नहीं। हाँ तो ये गया, ये नीचे आया जीरो, और ये कितना है, ये तो इसकी तो वैल्यू है, लेकिन ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 0। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और ये जितनी भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी में कुछ भी चीज ऐड करो कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। तो ये जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। आया समझ में। यस सर। अच्छा, अब जैसे ही आप इधर पहुंचते हो, इधर पहुंचोगे, ध्यान देना, आप किस रीजन में पहुंच गए, आप सेकंड रीजन में, ठीक है। तो अब सेकंड रीजन के बारे में बात करेंगे, ये सेकंड रीजन में कैसे बनेगी। देखिए अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि मेरा ग्राफ कौन सा सही सा लग रहा है, बताएगा कोई। ये सही लग रहा है ना मुझे ग्राफ, बाकी तो देखो वैसे ही गलत है, दिख रहा है। अरे देखिए ना, इसी में तो ये आ रहा है, देखिए ऐसा, बाकी कहीं दिख रहा है ऐसा। तो बी आंसर है। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं, इसमें तो ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं है, आया, बताओ जरा जल्दी। ठीक है, तो बी आंसर है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक ही ये वाला पार्ट देखो इसी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बी आंसर ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं पूरा बना के दिखा रहा हूँ आपको। आप बोलोगे कि सर ये बताओ, ठीक है ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ बताओ ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। बाकी बनाओ, बाकी बना के दिखाओ। चलिए बाकी भी बना के दिखाते हैं। मैंने पहले रीजन में बना दिया, बना के दिखाया आपको। अब आपको कौन से रीजन में दिखाता हूँ, देखिए जरा ध्यान से समझिए। अब मैं आपको थर्ड रीजन में बना के दिखाता हूँ, देखिए, देखिएगा। ये हटा दिया मैंने, ढंग से समझना आप।
अब थर्ड रीजन में बना के दिखाता हूँ। थर्ड रीजन कहाँ पे है देखिएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब कौन मुझे बताएगा कि थर्ड रीजन में, जैसे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जो फर्स्ट वाली वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, और डायरेक्शन बताएगा कोई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स। ये चीज समझ में आई? यस सर। और दूसरे वाले की वजह से आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी प्लस एक्स। अब डायरेक्शन देख लो जरा। देखिए ये जो वायर है, फर्स्ट वाली वायर है, अगर आप उसकी वजह से देखते हो तो नीचे आ रही है। अरे आया क्या समझ में? हाँ सर। और दूसरे वाली वायर की वजह से भी नीचे ही आ रही है। राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो ऐड दोनों करो। को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये पॉइंट बी ले लूं तो मैग्नेटिक फील्ड बी पे कितनी आ रही है? ये आ रही है। तो देखिए वही आ रही है। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है जैसे यहाँ पे थे ना, जैसे यहाँ पे था ए पे, वैसा ही बी पे है। लेकिन क्या चीज चेंज हो गई है बताएगा कोई? मैग्नेटिक फील्ड की क्या चेंज हो गई है? डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो गई है। यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड थी ऊपर की तरफ, अपवर्ड। यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड। तो जब डाउनवर्ड हो मैग्नेटिक फील्ड तो नेगेटिव बनाओगे, मतलब माइनस इंफिनिटी पे कहा कितनी होगी? 0। और जैसे जैसे आप किस तरफ बढ़ोगे, फर्स्ट वाली वायर की तरफ बढ़ोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी बट नीचे की तरफ। और जैसे ही आप फर्स्ट वायर के पास पहुंचोगे तो कितनी हो जाएगी? माइनस इंफिनिटी। ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। ये किस रीजन में बनी? सेकंड रीजन में। समझ में आ गया? अब थर्ड रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। थर्ड रीजन, ठीक है, थर्ड रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। और थर्ड रीजन में भी ना आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप खुद मुझे बताओ, खुद सोच के बताना। आप डायरेक्टली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन मुझे बताएगा, जब मैं फर्स्ट वाले वायर की तरफ होऊंगा, पास होऊंगा, ध्यान देना, फर्स्ट वाले वायर के पास हूं, ध्यान से समझना, फर्स्ट वाले वायर के पास हूं, फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस तरफ आएगी? जो पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, ऊपर। ऊपर की तरफ। और जो सेकंड वाला वायर है उसकी वजह से कितनी आएगी? किस तरफ आएगी? नीचे। नीचे। लेकिन ज्यादा किसकी वजह से आएगी? सेकंड वाली बार। समझो इस चीज को, सेकंड वाली की वजह से कैसे आएगी? भाई पॉइंट किसकी तरफ है ज्यादा? हाँ सर फर्स्ट। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है ना, तो आर जिसके लिए कम होगा, जिस वायर के पास होगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगी। तो अब मुझे बताओ किस वाले वायर की वजह से ज्यादा आएगी? जब मैं फर्स्ट वाले वायर के पास हूं तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डोमिनेट कर जाएगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान देना, फर्स्ट वाले वायर के पास, जो फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ये है ऊपर की तरफ, और जो सेकंड वाला वायर है नीचे की तरफ है उसकी वजह से। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो फर्स्ट वाला वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऊपर की तरफ। और जितना फर्स्ट वायर के पास पहुंचोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। और बिल्कुल अगर वायर के बिल्कुल ही पास पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए? उसके सरफेस पे पहुंच गए, तो कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब जब आप सेकंड रीजन बनाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऐसे, देखिए इनफाइनाइट से होती हुई जाएगी, और कम हो रही है, घटती जा रही है, देखिए, लेकिन अभी भी ऊपर है। ठीक है, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। आएगा कि नहीं? डी पे। वो हाँ डी पे आएगा डेफिनेटली, बीच में आ रहा है वो बिल्कुल। और अगर अलग अलग करंट जा रहे हो तो फिर हम निकाल लेते। कोई मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ ऐसा आपको, जब मैं चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करवाया था। समझ में आ रहा है?
अगर एक में आई जा रहा होता और दूसरे में 2i जा रहा होता तो आप निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम करंट है तो डी पे करेगा, मतलब बिल्कुल बीच में। लेकिन जैसे ही आप इस तरफ बढ़ोगे, अब आगे बढ़ोगे, तो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अब डोमिनेट कर जाएगी, इसकी वजह से कमाएगी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, इसकी वजह से ध्यान देना इस वाले वायर की वजह से ऊपर है, इसकी वजह से नीचे है, लेकिन डोमिनेट किसकी करेगी इस रीजन में, सेकंड वाले वायर की वजह से। आया समझ में? यस। तो किस तरफ गई, अब नीचे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में नीचे की तरफ है, तो नीचे जाएगी ऐसे। और जैसे जैसे आप सेकंड वायर के पास पहुंचते जाओगे, ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो पूरा ग्राफ कैसा बना, देखिए पूरा ग्राफ ऐसा बनता है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो ये थोड़ा इजी पार्ट था, क्योंकि इसमें ग्राफ ना एक ही सही दिया हुआ है, बाकी तो साफ साफ ही दिख रहा है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, इसमें तो नीचे बना रखा है, देखिए नीचे नीचे और नीचे, तो पहले ही गलत हो गया, एक ही सही लग रहा है। लेकिन सोचो, अगर आपको बनाना नहीं आता, हर बार केस थोड़ा होगा ऐसा, अगर आपको एक नहीं बनाना आता और ऐसा ग्राफ दे दिया बनाने को, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बनाना कैसे है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? यस सर। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक मेरे ख्याल। चलिए आगे बताइए, कौन सा क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है, 28 भी है क्या? यस सर 28 है। चलिए 28 भी देख लेते हैं। 28 बनना चाहिए था, क्योंकि 28 ना मैंने कल करवाया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करवाया भी था। बस इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद ही बता दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए जेड एक्सिस बना, दोनों तीनों एक्सिस बना लेते हैं। ये आपकी एक्स वाई होगी, और जेड एक्सिस बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो एक वायर है जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, कैरीज अ करंट आई इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। देखिए यहाँ वायर मैं बना रहा हूँ, कौन मुझे बताएगा करंट किस तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है? करंट इसमें कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है? अंदर जा रहा है, ओके, तो अंदर जा रहा है यानी कि क्रॉस, ठीक है। चलिए कौन मुझे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएंगी इसमें? ऑब्वियस सी बात है, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में आएंगी, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन बताएगा कोई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की? क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई इन अ प्लेन z इक्वल टू 0, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मान लीजिए वो पॉइंट ये है, ठीक है, एक्स वाई। तो कौन मुझे ये बता देगा कि जो पॉइंट है ये वायर से कितनी दूरी पे है? आर पता होना चाहिए ना, कितनी दूरी पे, ये दूरी कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आए? यस सर। चलिए अगर ये चीज समझ में आ गई है, तो अब ये भी आप बता दोगे कि ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा ये वाला? ये भी समझ में आ गया? हाँ। चलिए अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ, ए पे मैग्नेटिक, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ, देखिए क्या आएगी, यहाँ लिख रहा हूँ।
मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, लॉन्ग वायर है ठीक है ना, तो 2 पाई डी। डी यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, ये आपने ही बताया ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन का, मुझे अगर बी डैश पता चल जाए, बी यूनिट वेक्टर पता चल जाए, तो मेरा काम पता चल जाए, काम खत्म हो जाएगा। मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर ये वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे है, तो कौन मुझे बताएगा कि इस डायरेक्शन का वेक्टर कौन सा होगा? कौन मुझे बता सकता है? कल मैंने बताना मतलब बताया था ये आपको कि कैसे निकालते हैं। अगर ये एक्स आई प्लस वाई जे है, तो बी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस तरीके से होगा कि इन दोनों वेक्टर का, एक्स आई प्लस वाई जे और इस वेक्टर का क्या क्या चीज जीरो हो? अरे बताओ, क्या चीज जीरो हो? प्रोडक्ट। दो, हाँ दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर है नहीं, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या चीज जीरो होती है उन दोनों का? प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब आपके वो चार वेक्टर यहाँ पे दिखाई तो दे रहे हैं, कौन, अब मुझे बताओ कौन सा आंसर है? चार आपको वेक्टर यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं, चार ही तो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, देखो वाई आई एक्स जे, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स जे माइनस वाई आई, एक्स आई माइनस वाई जे। हर एक का क्रॉस प्रोडक्ट करके, डॉट प्रोडक्ट करके देखो, जिसका जीरो आ रहा है आंसर आ जाएगा। किससे जीरो आ रहा है बताएगा कोई? सर वाई आई माइनस एक्स जे। हाँ, तो इससे जीरो आ रहा है, दूसरे वाले से जीरो नहीं आ रहा। देखो दूसरे का अगर करोगे, तो दूसरे के साथ करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीसरे वाले के साथ करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और चौथे वाले के साथ करोगे तो भी कितना आ रहा है? वही आ रहा है। आ रहा है समझ में? पहले वाले के हाँ। साथ ही जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर पहले वाले के साथ कर रहे हो तो देखिए क्या होगा, इसका कंपोनेंट एक्स, इसका कंपोनेंट वाई, तो एक्स वाई हो गया, इसका वाई, इसका एक्स, तो एक्स वाई, और दोनों के बीच में माइनस साइन आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया जीरो। तो बस हो गया मेरा काम। यही तो मैंने कल के करके दिखाया था आपको, ऐसा क्वेश्चन करके दिखाया था। तो ये जो वेक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस वेक्टर की डायरेक्शन में है? वाई आई माइनस एक्स जे। अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालें? तो निकाल सकते हैं, क्या होगा बताएगा कोई? इस वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? दिस वेक्टर अपॉन इट्स, मैग्नीट्यूड। बस हो गया आंसर। क्या आ रहा है आंसर? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई आई माइनस एक्स। सो ए इज द आंसर, बस और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए चलिए आप बताइए और कौन सा था, और कौन सा करना? 35th। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए क्या है, करंट आई फ्लोज इन अ थिन वायर शेप्ड एज रेगुलर पॉलीगन। एक पॉलीगन है, तो आप देखो ध्यान से समझना, ये एक जनरल केस है, दिस इज अ जनरल केस। इसमें सारे केसेस आ जाएंगे, कौन कौन से, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, फिर पेंटागन भी आ जाएगा, ध्यान देना, हेक्सागन भी आ जाएगा, ऑक्टागन आ जाएगा, हेप्टागन, सब केसेस आ जाएंगे। तो ये एक जनरल केस है, इसको याद भी रख सकते हो आप। अगर याद रखते हो बस इसमें वैल्यू डालो, आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए मैं सबका निकाल के दिखाऊंगा, ध्यान देना। एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, तो इमेजिन करो एक पॉलीगन बनाया मैंने ऐसा। अब ये दिख रहा है आपको कि क्या है ये क्या दिख रहा है आपको? पॉलीगन। ये हेक्सागन है ना, पॉलीगन ऑब्वियस सी बात है, ये हेक्सागन। तो अ, आप ऐसे सोचो कि आपसे पूछा गया है कि अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आप क्या करते थे? जी को याद है क्या करते थे? सर एक वायर वायर की, हाँ एक वायर की वजह से निकालते थे और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते, यही करते थे ना। हाँ सर। अब एक वायर की वजह से हम कैसे निकालते थे? जो यहाँ पे केस है बिल्कुल मैं एन पॉलीगन के लिए करूंगा, तो उसके लिए ये वाला एंगल चाहिए होता था। ये वाला एंगल देखिए कैसे निकालते थे, ये वाला एंगल, तो ये निकालते थे, ये पूरा एंगल था 360। आप इसे डिवाइड करते थे नंबर ऑफ साइड से, कितनी साइड है यहाँ पे, 6, तो 60 डिग्री आ जाया करता था ये। और 60 डिग्री आ जाएगा तो मेरा काम बन गया। अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30, ये हो जाएगा 30। बात समझ में आ रही? यस सर। और इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है, इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो मतलब ये एक सर्कल के अंदर बना रखा है ऐसे, ऐसे। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं इसे x मानूं तो ये क्या दिया हुआ है, r, तो r से मैं x निकाल सकता हूं। आया यस समझ में? सर। तो x निकल गया, फाई वन फाई टू निकल गया, करंट पता है, तो मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली तो उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये प्रोसेस होगा। अब सोचो यही काम अगर मैं पॉलीगन के लिए करके दिखाऊं, आपसे आपसे पूछूं कि पॉलीगन के लिए बनाओ, तो ध्यान देना। अब मैं पॉलीगन का एक छोटा सा पार्ट बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं देखिएगा, छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है, ये पॉलीगन का छोटा सा ट्राइंगल बनाया मैंने, ठीक है, ध्यान से समझना। बनेगा कि नहीं ट्राइंगल? हाँ सर। ठीक है, अगर ट्राइंगल बनता है तो कौन मुझे ये बता देगा कि ये एंगल कितना होगा? क्या प्रोसेस अपनाया था मैंने? वहां पे क्या किया था, 360 को किससे डिवाइड किया था? साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही काम करो, 360 मतलब 2 पाई, है कि नहीं? हाँ सर। और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? एन। n, बहुत बढ़िया। तो 2 पाई n हो गया ये एंगल, ठीक है, जो छोटा सा, ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये सेंटर पे जो सस्पेंड कर रहा है, ये है 2 पाई n एंगल, रेडियन में आया, ध्यान देना। अच्छा, अगर ये 2 पाई n है तो ये बताए कितना होगा? पाई बाई एन। बहुत बढ़िया, पाई बाई n, पाई बाई n। क्या मुझे फाई वन एंड फाई टू पता चल गया? यस, पता चल गया। फाई वन है पाई बाई n, फाई टू है पाई बाई n, पता चल गया मुझे। अच्छा, ये जो पूरा को पूरा पॉलीगन है, ये एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, तो ये है आर, ध्यान देना, उस रेडियस का दिया हुआ है ना, सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो उसका रेडियस हमें पता चल गया, मतलब इस ट्राइंगल की एक साइड पता चल गई। ये होता है एक्स, तो क्या मैं एक्स निकाल सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक्स चाहिए होगा ना मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए।
यस सर। कौन बताएगा क्या लगाऊंगा? कॉस लगेगा, साइन लगेगा? कॉस। कॉस लगेगा, है ना? तो x बाय आर क्या हो गया? कॉस पाई बाय एन। तो x आ जाता है आपका r कॉस पाई बाय एन। तो मेरा काम खत्म हो गया, मैंने दोनों चीज निकाल ली, फाई वन फाई टू निकाल लिए और x निकाल लिया। x मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का वायर से कितनी दूरी पे है, ठीक है? और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अब जरा कौन मुझे बता देगा कि इस छोटे से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आ रही है? क्या था फॉर्मूला? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। आया समझ में? हाँ सर। क्या ये एक वायर की वजह से निकला है? हाँ इसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, देख लो जरा एक बार। बाकी सारे वायर्स की वजह से भी एक ही डायरेक्शन में निकलेगा, बाहर की तरफ आएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसे नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि जितनी साइड उतनी वायर। समझ में आ गया? यस। तो यही आंसर है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसमें x की वैल्यू डाल लो और आपका काम खत्म। क्या आ गया? n म्यू नॉट आई 4 पाई। x की वैल्यू डालो, क्या थी x की वैल्यू? r, ठीक है? cos पाई बाय n। ऊपर क्या आ गया? 2 साइन पाई बाय n। तो आपका आंसर आ जाता है, ये गया 2 से, तो आपका आंसर आया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r 10 पाई बाय n। आ गया कि नहीं आया समझ में? यस। ठीक है, यही आंसर है आपका, दैट्स इट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अब आप बताओ जरा, दिख रहा है ऐसा कोई आंसर? सी। इसमें n से इंटू नहीं किया क्या? अच्छा, एक की वजह से पूछा है इसमें। हाँ, एक की वजह से पूछा है इसमें, तो एक की वजह से क्या आंसर होगा फिर ये n नहीं आएगा ऊपर, ठीक है? ये जो स्मॉल n है ये नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है, फॉर वन पूछा है, ठीक है? ये टोटल है, ठीक है ना? दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और अगर वन की वजह से पूछा है ओनली फॉर वन वायर, तो फिर n से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, फिर आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r 10 पाई बाय n। ये है बी, है मेरे ख्याल से बी है, क्या है? सी। सी। अब अगर आप ढंग से देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बताओ, कौन मुझे बताएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एन कितना आएगा? 3। 3। अगर आप 3 डाल देते हो इसमें, किसमें? तो आपको सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है, देखिए कितनी मिलती है, देखिएगा 3 म्यू नॉट आई 2 पाई r 10 पाई बाय 3। दिख रहा है सभी को? यस सर। क्या आया? 10 पाई बाय 3 कितना होता है? 1060, दैट √3। इज √3। तो ये आ जाता है। ये आ जाएगा, लेकिन ध्यान देना इसमें r क्या है? r इज वेयर r इज द रेडियस रेडियस ऑफ ऑफ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल है, बेटर ये है।
तो आप आर डालोगे, ध्यान देना। अब आर निकाल, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसकी वजह से कितना आएगा, अगर मान लीजिए मैं स्क्वायर की वजह से पूछूं, तो अब स्क्वायर का मैंने आपको बता रखा है सॉल्व करके कैसे करवाया था। तो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान देना, इसमें जब आप यूज करोगे, इस फॉर्मूले को यूज करोगे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बता देता हूं। अगर ये साइड दे रखी है ए, साइड दे रखी है, तो कौन बताएगा आर कितना होगा? √2 ना, a 2r होगा √2a। तो आर कितना होगा? a बाय √2। √2 तो फिर अब अगर इसमें डालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी सेंटर पे? देखिए क्या आएगी, 4μ0I अपॉन 2πr। ठीक है, बट r की जगह आप क्या डालोगे, a बाय √2। बात समझ में आ रही है? हाँ सर 10π/4 फिर ऐसे निकालोगे, ध्यान देना। और अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है ये 2 से जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2√2। हाँ 10π/4 कितना होता है, 1। अगर याद होगा तो यही था बिल्कुल एक्सप्रेशन स्क्वायर की वजह से सेंटर पे जो आता। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैं 2 बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं, तो आपको याद होना चाहिए कि सेंटर पे बिल्कुल यही मैग्नेटिक फील्ड आती थी अगर साइड दे रखी है 2√2μ0I अपॉन पाई, बिल्कुल यही आती। तो ऐसे आप, ऐसे मैं निकाल सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस मैंने 2 के लिए निकाल के दिखा दिया आपको। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये है स्क्वायर के लिए। तो ये एक्सप्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अ, अगर आप ये याद रख लेते हो कि ये एक्सप्रेशन कितना है, ये एक्सप्रेशन अगर आप याद रखते हो, ये वाला सिर्फ इतने वाला पार्ट जो मैं ये ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना याद कर लेते हो तो आपके स्क्वायर हो गए, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, फिर हेक्सागन हो गया, इन सब का अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे उस तरीके से भी कर लोगे तो आंसर आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो भी बड़ा मेथड नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला है, सीधा आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? सर, जो बाहर की सर्कुलर लूप है उसके कारण सेंटर पे नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, ध्यान से समझना, वो एक्चुअल में वायर नहीं है, वो सरकमस्क्राइबिंग इंस्क्राइब्ड सर्कल है, वो एक आर्बिट्री सर्कल है। क्वेश्चन में थोड़ा दिया है कि वो एक वायर है, ध्यान दो क्या बोला है उसमें। आपका जो करंट है वो फ्लो कर रहा है थिन वायर्ड शेप्ड एज रेगुलर हॉग पॉलीगन ऑफ एन साइड विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जो इंस्क्राइब्ड किया जा सकता है, यस सर। ठीक है। समझ, ये समझने में आ जाना चाहिए, ओके, यहां तक आ गया। हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट बताइए कौन सा था, 40 तक देखिए, बताइए जल्दी जल्दी, 40 तक आज करना है, और बताइए आगे। बाकी हो गए सारे? बताइए 40 तक कोई डाउट है? 3940, बहुत बढ़िया, 3940। पहले 39 देखते हैं फिर 40 देखेंगे। मैं अगली शीट्स में एशरसन एंड रीजन के भी क्वेश्चन डालने वाला हूँ थोड़े से, ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ऐसे ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो है वो भी अब आया करेंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट जेई में तो नहीं आते, जेई नीट में भी मैंने 1-2 ही क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन अब बोर्ड में आया करेंगे तो वो मैं डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो
वो भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए देखिए, टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू a एंड माइनस a पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखिए। ये है आपका वायर, यहाँ कहीं ओरिजिन है, और ये जो वायर है इसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, जो ये जा रहा है ए डिस्टेंस पे जा रहा है, और ये भी ए डिस्टेंस दूरी पे जा रहा है वायर, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस विद z इक्वल टू 0, मतलब ये z इक्वल टू 0 प्लेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। और दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मान लीजिए ऊपर, इसमें ऊपर जा रहा है तो इसमें नीचे जा रहा है। तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन, बट मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन इज B1। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B1, और ये कोऑर्डिनेट 2a, 0, 0, कौन बताएगा ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? यहाँ पे है, दिख रहा है, एक्स एक्सिस। हाँ। तो यहाँ पे B2 है, तो रेशो पता ना B1 B2 का। अब ये तो आना चाहिए था। कौन मुझे बताएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? सेंटर पे बताइए पहले, पहले वाले वायर की वजह से बताओ, फर्स्ट वाला वायर कितनी आएगी? आया समझ में? यस सर। दूसरे वाले की वायर की वजह से 2 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, दोनों की वजह से सेम आ रही है। डायरेक्शन बताओ, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ऑपोजिट। पहले वाले की डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर नीचे, इनटू दी प्लेन, बहुत बढ़िया। और दूसरे वाले वायर की वजह से आउटसाइड भी। ना ना ना, देखना ढंग से, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं, ठीक है। अंदर जा रही। हाँ, अंदर आ रही, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो आंसर आ गया म्यू नॉट I अपॉन पाई ए, अंदर की तरफ। ये आ रहा है कब? ओ पे, ओरिजिन पे, दोनों वायर की वजह से, ठीक है। ये है B1। अब B2 देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट वाले वायर की वजह से देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला वायर ही है। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये डिस्टेंस भी a ही है, ओरिजिन से 2a दूरी पे है ना, तो ये वायर a दूरी पे है ओरिजिन से, और वायर से फिर ये पॉइंट कितनी दूरी पे हो जाएगा? a दूरी पे हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाली वायर की वजह से आएगा वो आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई 3a। ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर। और दूसरे वाला वायर की वजह से आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a, क्योंकि दूसरे वाले वायर से पॉइंट कितनी दूरी पे है? a दूरी पे है। अब इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। चलिए बताइए, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? फर्स्ट वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है? अंदर। इनटू अंदर, बहुत बढ़िया। बट दूसरे वाले वायर की वजह से बाहर। बाहर। चलिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना माइनस। पड़ेगा। किसमें से किसको करूं? पहले को दूसरे में से कि दूसरे को पहले में से? दूसरे को पहले में। हाँ, क्योंकि दूसरे का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो दूसरे को पहले रख देते हैं, ठीक है। तो दूसरे को पहले में से कर लेते हैं इस तरीके से। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई B2 पे, B2 वो आई मेरे ख्याल से, एलसीएम आ गया 6 पाई a, यहाँ जाएगा 3 म्यू नॉट I माइनस म्यू नॉट I। मेरे ख्याल से ये आ रहा है म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a। आ गया समझ में? B1 था म्यू नॉट I अपॉन पाई a, B2 है म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a। चलिए, क्या आ गया आंसर? दोनों का रेशियो बताइए क्या हो गया? 1:3 है शायद। आ गया समझ में?
यस आ गया? यस सर। ठीक है, तो कुछ था नहीं एक्चुअल में, बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट 40 तक ही आजकल काफी है। क्या पूछ रहा है वो? इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, मेरे ख्याल से ये तो बनना चाहिए था, इसमें तो कुछ था नहीं एक्चुअल में। इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रेशो पूछा है, बस और कुछ नहीं है। चलिए पहले वाले की वजह से बताइए। देखिए ये वायर आ रहा है, देखिए ये आ रहा है ऐसे, ठीक है, देख रहा है? यस सर। ये पॉइंट कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे है ना? हाँ सर। बताइए कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। सेमी इनफाइनाइट वाला नहीं है, हम तो सेमी इनफाइनाइट ही बोल सकते हो। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। डायरेक्शन बताओ। बाहर। बाहर की तरफ, यहाँ लिखते जाता हूँ, ठीक है ना, बाहर की तरफ, बाहर नहीं अंदर की तरफ है, देखो। आया समझ में? अरे यस आया क्या सर। समझ में? यस। चलिए, और अब लूप के बारे में देखते हैं। तो ये कौन सी लूप है? हाफ लूप है। कितनी होती है? वी नॉट आई अपॉन, पूरे की वजह से होती है 2 आर, और हाफ की वजह से होती है 4 आर। डायरेक्शन बताओ। ऐसे देखिएगा। बाहर। अरे फिर हाँ, बाहर 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 बाहर। देखिए ऐसे, इस वाले की वजह से तो ऐसे अंदर की तरफ जा रही है मेरी, लेकिन ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे जो है ना, ये उंगलियां कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है, तो बाहर आ गया, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला देखिए, ये भी है। ये कितनी दूरी पे है? पॉइंट आर दूरी पे है, तो इसकी वजह से भी कितना होगा? सेमी इनफाइनाइट लूप, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इसकी वजह से बताओ कितने किस डायरेक्शन में आएगी? आ गया समझ में? अब यस। अब सोचो जरा क्या हो रहा है। कौन ऐड हो रहे हैं, कौन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और ये सब रहे। सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं दो की जगह प्लस साइन लगाऊंगा, एक की जगह माइनस लगा दूंगा, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? देखो जरा। ठीक है यस सर। भाई, जो ऐड हो रहे थे उन्हें ऐड कर दिया, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे थे उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखो पूरा कैंसिल आउट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई फर्स्ट वाली की वजह से वो आई म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ये चीज समझ में आई सभी को? हाँ सर। तो ये फर्स्ट लूप की वजह से, दिस इज फॉर फर्स्ट लूप। चलिए अब सेकंड लूप की वजह से देखते हैं। सेकंड लूप बहुत इजी है। कौन बताएगा सेकंड लूप में क्या हो रहा है? इस वायर की वजह से कितनी है सेंटर पे? 0। जीरो। इस वायर की वजह से जीरो। 0। तो बचा कितना? सिर्फ इसकी वजह से कितनी आएगी? यू नॉट आई अपन 4 पाई। 4 आर, नॉट 5। हाँ सर 4 अच्छा, डायरेक्शन? अंदर। अंदर, बहुत बढ़िया, अंदर। वैसे यहाँ डायरेक्शन की कोई मतलब नहीं है, ज्यादा मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, ठीक है। तीसरा लूप, थर्ड लूप के बारे में बात करेंगे अब। थर्ड लूप, थर्ड लूप के बारे में बात करते हैं। इसकी वजह से
0। ठीक है, सेकेंड लूप की वजह से ये है एक आर्क जो सेंटर पे कितना एंगल सस्पेंड कर रही है, 3 पाई बाय 2। तो इसकी वजह से आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 3 पाई बाय 2। आ गया समझ में सभी को? यस सर। तो पाई पाई कैंसल आउट, कितना आ गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। चलिए डायरेक्शन बताएगा कोई? अंदर। अंदर। यस सर। ठीक है चलिए अंदर, ठीक है, इस साइड। फिर ये वायर गई आगे की तरफ, ऐसे गई, तो ये फिर से सेमी इनफाइनाइट लूप है, यार दूरी पे पॉइंट। तो कितना आएगा इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इसकी वजह से क्या आएगा बाहर की तरफ? हाँ सर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करूं? यहाँ 1 है और यहाँ पे इतना है 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 ज्यादा है, तो इसमें से इसको करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? यस। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 3 पाई बाय 2 -1। चलिए अब आप मुझे रेशो बताओ तीनों का। क्या रेशो है? B1 रेशो B2 रेशो B3। पहले तो ये बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, सब में क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ना ना ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन 4R सब में क्या है, कॉमन है। तो ये चीज समझ में आया मैंने क्या बोला? म्यू नॉट आई अपॉन 4R सब में क्या है, कॉमन है। देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो जो रेशो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 1:1 3 पाई बाय 2 -1 अपॉन 1 बाय पाई। ये चीज आई समझ में? यस सर। चलिए ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें। वैसे दिख तो नहीं रहा आंसर कोई सा भी, और क्या किया जा सकता है? कौन सा आंसर दिख रहा है सबको? क्या तीनों को पाई से मल्टीप्लाई कर दूं? ए ऑब्वियस सी बात है, ए दिख रहा है, ठीक है ना। पाई से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों को, क्योंकि जब रेशो में होता है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कोई चीज है 1:2:3 रेशो में, तो उसी को मैं लिख सकता हूँ 1:2 1 3/2 रेशो। मल्टीप्लाई रेशो में मल्टीप्लाई डिवाइड चलता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई से मल्टीप्लाई करते हो तो पाई पाई 3 पाई बाय 2 -1। फिर 2 से डिवाइड भी कर दो, तो क्या आ गया पाई बाय 2 पाई बाय 2 रेशो 3 पाई बाय 4 -1/2। तो क्या आ रहा है आंसर? उसमें माइनस क्यों दिखाया? क्योंकि डायरेक्शन क्या डिफरेंट है, B1 B2 की डायरेक्शन क्या डिफरेंट है। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर।
ठीक है, तो ए आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, रेशो पूछ लेते हैं, बाकी इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ भी। ठीक है, चलिए 40 तक ही किए हैं सबने या आगे किया हुआ है? और कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी, क्योंकि 10 मिनट है, जितना खत्म कर सकते हैं बता दो जल्दी, उसके आगे बताओ। चालीस तक ही किए हैं, बाकी और किसी ने किए हैं? कुछ डाउट है और किसी का कोई डाउट? नहीं है? चलिए ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए अब, ये रिसेंटली आया हुआ है क्वेश्चन। फिगर shows the region of length L with uniform magnetic field 0.3 Tesla in it. ठीक है, proton enters the magnetic field with the velocity of 4 into 10 raised to power 5 meter per second, making an angle 60 degree with the field. अब फील्ड देखिए किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, एल रीजन में ही है। ठीक है ना, पूछ रहा है if the proton completes 10 revolution by the time it crosses the region shown L, तो वो क्या पूछ रहा है? हाँ, वो पूछ रहा है कि जो प्रोटॉन है अगर 10 रेवोल्यूशन बाद जो है क्रॉस करता है रीजन को, देन एल इज क्लोज टू, एल बताओ कितना होगा? कौन मुझे बताएगा कैसे करेंगे इसे? सोचो कैसे करेंगे, एल कितना होगा? 10 पूरे रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। देखिए ऐसे होता हुआ, जैसे वो आया ऐसे, ठीक है ना, एंटर किया, ऐसे 10 रेवोल्यूशन लिए और 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके बाहर निकला है। कौन मुझे बताएगा कैसे करेंगे इसे? चलिए मुझे ये बताओ, चलो अगर याद है तो मुझे बताओ कि जब वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, जैसे यहां पहुंचा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके यहां पहुंचा, ठीक है, तो जो वो डिस्टेंस कंप्लीट करता है, डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन सा मोशन होगा? हेलिकल मोशन होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और उसे वेलोसिटी दे रखी है आपने 60 डिग्री एंगल पे, तो ये कैसा मोशन करने वाला है? हेलिकल मोशन ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, करेगा कि नहीं? तो जो
मैंने आपको करवाया था ना, थ्योरी में बताया था कि जब ये हेलिकल मोशन करता है तो एक पूरा रेवोल्यूशन ये जब कंप्लीट करता है, जैसे एक रेवोल्यूशन करके वो कहाँ पहुंचता है, मान लीजिए यहाँ कहीं पहुंचा ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है उसे क्या बोलते हैं? आगे जो डिस्टेंस से बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? भूले पड़े हो, क्या बोलते थे? पिच। अरे होते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पिच ही तो बोलते हैं ना उसे। हाँ सर। ऐसे घूम के ऐसे देखो, ऐसे है, ऐसे एक रेवोल्यूशन करते हो यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो ये जो डिस्टेंस ने ट्रेवल किया इसे क्या बोलते हैं? पिच। अब सोचो कि पहले रेवोल्यूशन में कितना बड़ा पी आगे बढ़ गया, अगले में कितना बड़ा पी आगे बढ़ गया, अगले में कितना बड़ा पी, और ये 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद इस रीजन से बाहर निकल रहा है, तो कौन मुझे बता देगा एल कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय एल कर दी, 10 कर दी। हाँ, 10 पी के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो ये जो एल है ये बेसिकली क्या होगा? 10 टाइम्स द पिच होगा। अब 10 टाइम्स द पिच, अब याद करो पिच कितना था? पिच हुआ करता था, ध्यान देना, v cos थीटा जो थी वेलोसिटी, वो आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, इनटू टाइम पीरियड फॉर वन रेवोल्यूशन। याद है किसी को? एक रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगता था उसे क्या कर दो, v cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि v cos थीटा आगे लेके जा रहा है, ठीक है? तो पिच आपका आ जाएगा कितना? v cos थीटा इंटू 2πm/qb, ये होगा l। बस हो गया मेरा काम। अब मुझे बताओ हर चीज रख के कि कितना आंसर आ रहा है। 2π × 10 बाहर आ गया, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है। v बताइए कितना है? 4 × 10⁵ cos 60 m। प्रोटॉन का कितना होता है दिया हुआ है? 1.67 10⁻⁻27। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का? 1.9 1.6 × 10⁻19 -19। और बी भी दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है? 0.3। ये रिसेंटली आया है, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कितना आंसर आएगा कोई बताएगा मुझे कितना आ रहा है? यस, कितना आ रहा है देखो। फिर ऑप्शन दिखाऊं? कितना? 0.4। ठीक है, बहुत बढ़िया, 0.44 ऑप्शन में है। 0.44 0.44 आ रहा है हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली इज 0.44। 0.44 जो है ये अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ होगी। क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ था नहीं, ठीक है ना, बस लॉजिकल क्वेश्चन था, समझ गए तो कुछ था नहीं एक्चुअली में, ठीक है। ये रिसेंटली आया है, इस साल अभी आया है, 2020 या 2021 में आया है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। चलिए अब बताइए।
ये मेरे टाइम पे आए हैं। एक चार्ज पार्टिकल है मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, देन क्या चीज चेंज होगी? कौन मुझे बताएगा? क्या मोमेंटम चेंज होता है? पहली बात तो ये बताओ, मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। सर्कुलर होगा। क्या सर्कुलर में मोमेंटम चेंज होता है? नो सर। अरे होता है भाई। कैसी क्वांटिटी है मोमेंटम? वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर। वेक्टर है। तो अगर ये मान लीजिए ऐसे भाग रहा है, मान लीजिए, तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली? हाँ तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, तो कंटिन्यूअसली मोमेंटम चेंज हो रहा है। बट काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही। क्यों नहीं हो रही बताएगा कोई? सर, काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर चेंज नहीं में होती। वर्क सर्कुलर में डन कैसे जीरो। होगी? v तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है। नॉट सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, स्पीड सेम है। और स्पीड भी सेम क्यों है? ध्यान देना, क्योंकि जो फोर्स लगती है QVB वो लगती है इस तरफ, सेंट्रीपिटल ऐसे लगती है, लेकिन चल इधर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? या वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? 0। जीरो। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 है। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन ही नहीं कर रही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ ही नहीं सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कौन लेके आता है? वर्क डन लेके आता है। जो फोर्स वर्क डन कर रहा होता है वही चेंज लेके आता है। तो पहला ऑप्शन, मोमेंटम चेंजेस बट काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, क्या सही है? यस सर। तो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया है। तो मोमेंटम चेंज होता है बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। दूसरा, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर कांस्टेंट, नहीं ये गलत है। मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो ये गलत हो गया। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर नॉट कांस्टेंट, तो ये भी गलत है। एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो ये भी गलत है। तो ए इज द आंसर। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करिए। यहां लिख दे रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मोमेंटम चेंजेस but kinetic energy is, ये recently आया है। Electron, proton and alpha particle having same kinetic energy are moving in the circular orbit of radii RE, RP, R alpha respectively in uniform magnetic field। पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन RE, RP एंड R alpha क्या होगा? किसी को याद है? रेडियस हुआ करता था mv/qb। हाँ सर। अगर वो परपेंडिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट है, ऑब्वियस सी बात है, कैसे मूव कर रहा होगा? परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। फिर मैंने mv भी आपको बताया था, mv था 2 टाइम्स रूट ऑफ 2 टाइम्स द मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, याद है किसी को? यस सर। फिर मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी को आप फर्दर क्या लिख सकते हो? चार्ज ऑफ द पार्टिकल इनटू पोटेंशियल थ्रू विच इट इज एक्सेलरेटेड। तो ये 3 फॉर्मूले प्लीज याद रखना। जहां पोटेंशियल थ्रू जैसे दिया हुआ है कि इस चार्ज पार्टिकल को इतने पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट कराया गया, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर ये दिया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो आप ये यूज करोगे। और अगर चार्ज पार्टिकल के को वेलोसिटी दे रखी है, फिर आप ये यूज करोगे। तो 3 फॉर्मूले बता दिए, ये आपको याद रखने। अच्छा, अब ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। तो मुझे बताओ कि आर सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? फिर काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, ये यूज करना पड़ेगा, ये वाला ही करूंगा। काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, तो आर किसके प्रोपोर्शनल है? मास।
मास और चार्ज टू मास रेशियो। आ गया समझ में? मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है सभी का, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो। अल्फा, अल्फा यहां पे क्या है? चार्ज टू मास रेशियो। समझ में आ गया क्या? यस सर। अब चार्ज टू मास रेशियो बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का बताओ कितना होता है? ठीक है, प्रोटॉन का कितना होता है? देखना जरा ढंग से देखना। अल्फा पार्टिकल का कितना होता है? ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया है? यस सर। +2 ही हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा चार्ज क्या है, ठीक है ना? बस चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। अच्छा, तो सबसे ज्यादा किसका है? अच्छा याद करो, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का कितना? याद है ये? अरे बताया था कि नहीं? मैंने बताया था ना, सबका मास याद रखना है और रिलेशन भी याद करना है। प्रोटॉन का मास सबसे ज्यादा कम होता है, तो प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कितना कम होता है? 1837 टाइम्स। बस हो गया। अब बस आप बता दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो है। तो चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का। दूसरे नंबर पे किसका है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का, बहुत बढ़िया। और सबसे कम किसका है? अल्फा। अल्फा। और जो रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो है, यानी कि रेडियस जो होगा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और अल्फा का, सबसे ज्यादा होगा अल्फा का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ए इज द आंसर। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको खुद समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है। अब अगली क्लास में आप 80 तक करोगे। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगली बार से जब शीट दी जाएगी तो उसमें असर्शन एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन दिए जाए करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि वो भी आने वाले हैं। और केस वाइज क्वेश्चन मैं कुछ बना रहा हूँ, केस स्टडी वाले, ठीक है? तो वो भी क्वेश्चन मैं डाला करूंगा, ठीक है? अभी तो फिलहाल आप जिस तरीके से चल रहे हैं आप करते रहो। प्लीज सॉल्व कीजिए। सॉल्व करोगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, फायदा मिलेगा। सॉल्व नहीं करोगे, फायदा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए आज के लिए काफी है, थैंक यू। ठीक है, ओके।